इसका? सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। क्या? कास्ट सेंसस। तो वो उसके आंकड़े सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए? है ना महत्वपूर्ण मुद्दा। तो उसके बारे में लिखिए। 2011 की जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए? हाँ, 11 की जातिगत जनगणना सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के आंकड़े सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए? लिखिए। जुलाई 2022 में केंद्र सरकार के द्वारा संसद में बताया गया कि दो 2011 में की गई सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना में हासिल किए गए जातिगत आंकड़ों को जारी करने की कोई योजना नहीं है। कोई योजना नहीं है। इससे पहले वर्ष 2021 में एक अन्य मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में दायर एक शपथ पत्र में केंद्र सरकार के द्वारा कहा गया था कि वर्ष 2011 में जो सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना करवाई गई उसमें कई कमियां थी।
इसमें जो आंकड़े हासिल हुए वे गलतियों से भरे और अनुपयोगी थे। सरकार का कहना था कि जहां भारत में जहां भारत में 1931 में हुई 1931 1931 में हुई पहली जनगणना में देश में जातियों की कुल संख्या चार हजार 147 थी। 4147। कि वही 2011 में हुई जाति जनगणना के बाद देश में कुल जातियों की संख्या निकली 46 लाख से ज्यादा थी। महाराष्ट्र का उदाहरण इसमें दिया गया। महाराष्ट्र में अधिसूचित जाति जनजाति और ओबीसी में आने वाली जातियों की संख्या 494 थी। वहीं 2011 में हुई जातिगत जनगणना में इस राज्य में कुल जातियों की संख्या 4,28,667 पाई गई। अट्ठाईस हजार 677। इतनी जाति कहां से आ गई? जाति है तो जितनी है उतनी ही रहनी चाहिए ना, नहीं समझे? जाति के लोगों की संख्या बढ़ सकती है लेकिन जाति की संख्या कहां से आए? 46 लाख जाति।
आश्चर्य है। ठीक है, पैरा चेंज, ये तो केंद्र सरकार का है ना। कर्नाटक में 2011 2015 में जातिगत जनगणना हुई। लेकिन इसके आंकड़े अभी तक प्रकाशित नहीं किए गए। ये मामला जातिगत दांवपेच, जातिगत दांवपेच, सॉरी, राजनीतिक दांवपेच में अटक गया। ठीक है, तो दिक्कत समझ गए ना, कर्नाटक में भी हुआ। हो सकता है, समझ में आ रही बात, जातिगत जनगणना का सब कुछ क्लियर हो रहा है, इसकी मतलब डेप्थ में जा रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं। हाँ, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, अभी तक जो सुनते थे थोड़ी सी अवधारणा में परिवर्तन आई होगी, कंसेप्ट में परिवर्तन आया होगा। तो ये केंद्र सरकार ने ये दिया। और तर्क तो ये भी है कि आंकड़े प्रकाशित हुए तो सामाजिक विभाजन, तनाव को बढ़ावा मिलेगा, आरक्षण की राजनीति को हवा मिलेगा, इससे देश की अस्थिरता को खतरा रहेगा। ये सब तर्क भी दिया जा सकता है। ठीक है, देखिए इसके लिए, इसके अतिरिक्त और भी कई तर्क दिए जाते हैं, जैसे आंकड़ों के प्रकाशित होने से सामाजिक विभाजन बढ़ेगा, सामाजिक विभाजन बढ़ेगा, राजनीतिक तनाव में वृद्धि होगी, तर्क दिए जाते हैं। क्या लिखे हैं, और भी कई तर्क दिए जाते हैं। किस पक्ष में, किसके लिए तर्क दिए जाते हैं? प्रकाशित न करने के पक्ष में, ये क्यों नहीं करने जाते हैं। इसके अतिरिक्त और भी कई तर्क दिए जाते हैं। किस चीज का तर्क, कि क्यों नहीं प्रकाशित किया गया, समझ आई बात। इसके अतिरिक्त और भी कई तर्क दिए जाते हैं, जैसे आंकड़ों के प्रकाशित होने से सामाजिक तनाव, सामाजिक विभाजन बढ़ेगा, राजनीतिक उथल पुथल बढ़ेगी, देश में अस्थिरता बढ़ेगी। इत्यादि। हो गया। अब अपने बिहार में आते हैं। बिहार में कब कब क्या हुआ है, बिहार में टाइम लाइन जान लीजिए। अभी तो अब देखिए क्या होता है, सरकार कोर्ट क्या कहती है, कोर्ट उसके बाद ना, ठीक है, एक बार फिर हम लोग 3 जुलाई के बाद इसको अपडेट करेंगे, कोर्ट क्या कहता है। तब तक जो है वो बिहार में जो ये हुआ 27 फरवरी 2020
जाति आधारित जनगणना का प्रस्ताव बिहार विधानसभा से पारित हुआ। लिखिए, जाति आधारित जनगणना, बिहार में जाति आधारित जनगणना। आइए फैक्ट दे रहे हैं, पॉइंट, कब कब क्या हुआ। 27 फरवरी 2020 जाति आधारित गणना का प्रस्ताव बिहार विधानसभा में पारित हुआ। कब हुआ? 2020। अगस्त 2021 दो राज्य की दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां, राष्ट्रीय जनता दल और जदयू में जातीय गणना पर सहमति बनी। अगस्त 2021 अगस्त में कभी मिले होंगे दोनों। कौन? सीएम हमारे नीतीश कुमार और तेजस्वी मिले होंगे। 23 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ साथ 11 नेताओं ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और जाति आधारित जनगणना की मांग की। समझ में आई बात? कब? 23 अगस्त 2021। लिखिए, 23 अगस्त 2021 मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री समेत 11 नेताओं ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और जाति आधारित जनगणना कराने की मांग की। एक जून 2022 1 जून 2022 जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक हुई। कहां? बिहार में। सर्वदलीय बैठक हुई और सभी पार्टियों की सहमति बनी। बिहार में कोई भी जाति आधारित जनगणना के विरुद्ध नहीं है। दो जून 2022 बिहार कैबिनेट ने जातीय गणना को पारित कर दिया। दो जून 2022 और फिर कैबिनेट ने पारित कर दिया।
यही तो कोर्ट में कहती है सरकार कि मनमाने ढंग से नहीं किया है, मैंने जाति आधारित जनगणना का कार्य मनमाने ढंग से आरंभ नहीं किया गया है, पूरी तरह लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता पक्ष भी की भी सहमति है और विपक्ष की, और विधानसभा से पारित भी है। ठीक है। अब सामान्य प्रशासन विभाग ने नोटिफिकेशन निकाला, अधिसूचना निकाला, जारी, पहला चिन्ह कीजिए, लिखिए बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचना निकाली गई, जिसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी अधिसूचना मुख्य बिंदु, इसमें सरकार ने क्या क्या कहा वो ब्रीफ में जानिए। पहला पॉइंट, राज्य सरकार अपने संसाधन से जाति आधारित गणना जाति आधारित गणना, अंग्रेजी में गणना का क्या अंग्रेजी होता है? सेंसस। सेंसस वर्ड यूज नहीं किया है नोटिफिकेशन अधिसूचना में, सर्वे यूज किया है, समझ गए ना? क्यों? क्योंकि जनगणना जो है वह संघ सूची का विषय है। जनगणना का विरोध कोर्ट में इस आधार पर भी किया गया है, ये संविधान के मूल ढांचा का उल्लंघन है। भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं, इसमें जाति आधारित जनगणना का कार्य पहली सूची में आता है, यानी ये कराना किसका कार्य है? केंद्र का। और ये राज्य सरकार, ठीक है, संविधान का अतिक्रमण कर रही है, ये इसके विरोध में कोर्ट में कहा गया है। समझ में आ रही बात है? तो ये वहां पर लिखिए, कास्ट बेस्ड सर्वे वर्ड यूज किया गया है। हम गणना नहीं कर रहे, सर्वेक्षण कर रहे हैं। हम कल्याणकारी योजनाएं चलाते हैं, उसके लिए हमें डेटा चाहिए ना, कितना कौन है। कराएगी, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना, ब्रैकेट में कास्ट बेस्ड सर्वे कराएगी। नेक्स्ट पॉइंट, सरकार के स्तर पर जाति आधारित गणना कराने की जिम्मेवारी सामान्य प्रशासन विभाग को दी जाएगी। जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी इसके नोडल पदाधिकारी होंगे। नोडल पदाधिकारी होंगे एवं इसके संपूर्ण प्रभार में रहेंगे। संपूर्ण प्रभार में रहेंगे।
नेक्स्ट, सामान्य प्रशासन विभाग। एवं जिला पदाधिकारी। ग्राम स्तर। पंचायत स्तर। एवं उच्चतर स्तरों पर विभिन्न विभागों के अधीनस्थ कार्य करने वाले कर्मियों की सेवाएं इस कार्य हेतु ले सकेंगे। की सेवाएं इस कार्य हेतु ले सकेंगे। गणना के दौरान, नेक्स्ट, गणना के दौरान, जाति आधारित गणना के दौरान आर्थिक स्थिति के सर्वेक्षण का भी प्रयास किया जाएगा।
संविधान की जो का उल्लंघन कर रही है और अपने, ठीक है, अपने स्तर से जनगणना करा रही है। क्लियर है? देखिए, न्यायालय में जाति आधारित जनगणना के विरोध में दिए गए तर्क, और उसके बाद सरकार ने क्या कहा वो भी तर्क बताएंगे। हाँ, पहला तर्क क्या? पहला तर्क लिखिए। अभी जो हम लिखवा रहे हैं, क्या बहुत लोग का लाइव में छूट गया था, आवाज नहीं जा रही थी, हम क्लियर करें कि जाति आधारित जनगणना के विरोध में न्यायालय में जो तर्क दिए गए, पहला, जनगणना संघ सूची का विषय है। अतः यह कार्य किसका है? केंद्र सरकार का। राज्य सरकार के द्वारा जनगणना का कार्य किया जाना संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है। दूसरा तर्क दिया गया, यह कदम सामाजिक विभाजन, सामाजिक कलह को बढ़ाने वाला है। हेलो, तीसरा तर्क राजनीति से प्रेरित है। ठीक है, और कानून बनाया गया है, कानून सरकार के द्वारा बनाया गया है जाति आधारित गणना के लिए। कानून बनाया गया है, क्यों नहीं बनाया गया? कानून कौन बना सकता है? हाँ, तब सरकार ने कहा, कोर्ट ने पूछा कोई कानून बनाए हैं, तो सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि कानून भले दोनों विधानसभा से पारित है प्रस्ताव, कैबिनेट ने भी प्रस्ताव पारित किया है, 500 करोड़ का फंड भी दिया गया है, और सरकार को अपनी जनता के बारे में आंकड़ा जुटाना सरकार के लिए जरूरी है, क्योंकि हम कल्याणकारी योजनाएं चलाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि इस जाति की संख्या
और संसाधन में किस जाति की भागीदारी कितनी है, ठीक है। और यह नीति निर्देशक तत्व के तहत है। नीति निर्देशक तत्व में है ना कि सरकार कल्याणकारी योजनाओं और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए प्रयास करेगा, नीति निर्देशक तत्व के तहत है, असंवैधानिक नहीं है। दूसरा तर्क क्या था विरोध में? सामाजिक विभाजन। यह सामाजिक विभाजन को बढ़ावा नहीं देता है, यह सामाजिक कल्याण और सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है, दूसरा तर्क। तीसरा तर्क क्या है? राजनीति से प्रेरित है। उसके विरोध में कहा गया कि सरकार कोई भी हो, केंद्र की हो या राज्य की हो, किसी भी दल की सरकार, राजनीति के द्वारा ही सरकार बनती है और सभी सरकारें अपने वोट बैंक के लिए कार्य करती है, ठीक है। तो राजनीति से प्रेरित है, तो ये कोई असंवैधानिक बात नहीं है। सभी सरकारें इस तरह के व्यवहार करती है। सरकारों का बनना बिगड़ना या सरकार का अस्तित्व में आना राजनीति पर ही निर्भर है। तो सरकार जो भी करेगी उसमें राजनीतिक भावना तो होगी ही। बात समझ में आई बात? हाँ, तो 3 तर्क उधर से या 3 तर्क इधर से। तो पहला तर्क क्या? इतना डेप्थ में नहीं ना गए थे कभी, खाली सुनते होंगे कि ये हुआ वो हुआ, डेप्थ में नहीं गए। तो ये विरोध में तर्क समझ गए। अब किसका तर्क? सरकार का, बिहार सरकार का। सरकार मतलब बिहार सरकार। बिहार सरकार का न्यायालय में पक्ष पीके शाही दे रहे थे। महाधिवक्ता कौन है? पीके शाही है ना। पहला पॉइंट, दोनों सदनों में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर जातीय गणना कराने का निर्णय लिया गया था। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर जातीय गणना का निर्णय लिया गया था। कैबिनेट ने भी इसे स्वीकृति दी थी। यह राज्य सरकार का नीतिगत फैसला है। यह राज्य सरकार का नीतिगत फैसला है। इसके लिए बजट में भी प्रावधान किया गया है। संविधान के नीति निर्देशक तत्व का हवाला देते हुए कहा गया, किसकी ओर से कहा गया? कहा गया कि राज्य सरकार का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह अपने नागरिकों के बारे में जानकारी प्राप्त करे। संवैधानिक दायित्व है कि वह अपने नागरिकों के बारे में जानकारी प्राप्त करे।
ताकि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाया जा सके। और यह भी कहा कि हम जातिगत जनगणना नहीं करा रहे हैं, यह जातीय गणना सह आर्थिक सर्वेक्षण है। सर्वे वर्ड इसलिए यूज कर, नहीं समझे? ठीक है, उधर है, तब ना तो कानून बनाए हैं, ना गणना करवा रहे हैं, सर्वेक्षण करवा रहे हैं। कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना है ना, तो पता करना पड़ेगा ना कौन जाति की संख्या कितनी है। ये कल्याण के लिए हम करवा रहे हैं, जनगणना वगैरह कुछ नहीं करवा रहे हैं। समझ हरी बात? ठीक है, लिखिए। यह भी तर्क दिया गया, नहीं उसी में लिखिए अभी। और संवैधानिक कहा ना, तो उसको काटना है ना। यह संवैधानिक कहा है, यह भी तर्क दिया गया कि यह कास्ट सेंसस नहीं है, यह जातिगत गणना नहीं है। यह देखिए, न्यायालय में जो तर्क दिया जाता है ना, वो ये जैसे मतलब आपकी इच्छा है किसी कानून को या किसी मुद्दे को या किसी तर्क को कई तरीकों से व्यक्त करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम कहे कि फलाने व्यक्ति को आप खिला दीजिए, तो उसको खाना खिलाने के लिए बैठे, सर ने क्या कहा? खिला दीजिए। पानी पिलाने के लिए तो नहीं कहा, तो आप क्या कहिएगा? खाओ, पानी नहीं पीना है। क्या पानी नहीं? अगर आपकी इच्छा है कि उसको हम नहीं खाना खिलाए, ना तो खिलाए ना पिलाए, एक दो कौर होगा लेगा, पानी मांगेगा हाथ धोने के लिए, तो आप सीधे कहिएगा सर केवल खिलाने के लिए बोले हैं। ठीक है, तो खिलाएंगे हम। अगर वो खाने के लिए बैठ जाएगा तब ये भी कह सकते हैं आप कि खिलाने के लिए बोले हैं, अपना हाथ इस्तेमाल मत करो। खिलाने के लिए इतना नहीं बोले हैं, जितना बोले हैं उतना खा लो, एक दो चम्मच खिला के कई तरह से आप एक बात को तोड़ मरोड़ सकते हैं। यही होता है कोर्ट में, न्यायालय में यही होता है, कई तरह से तर्क वितर्क करके सही को गलत, गलत को सही। कहा जाता है आधुनिक न्याय प्रणाली जो है वो सत्य पर आश्रित नहीं है, वह तर्क पर आश्रित है। तर्क वितर्क करके अपराधी को भी गुनहगार को बेगुनाह और बेगुनाह को गुनहगार सिद्ध कर दिया जाता है। तो कोर्ट में यही दलीलें दी जाती है। अगर आपको इच्छा है हाँ खिला दिया जाए, तो सर कहे न कहे, सर के पास खुद ही आ जाए, सर खिला दें, बहुत भूखा है, हाँ जाओ खिला दो। अब खिलाइएगा, पानी भी पिलाइएगा, हो सकता है व्यवस्था कर दे सब कुछ का। सर की सहमति से सब कुछ हो रहा है, मतलब संविधान की सहमति से सब कुछ हो रहा है। समझ में आई बात? तो कोर्ट में भी ऐसे ही होता है। तो तर्क है किसका? डीपीएसपी का, नीति निर्देशक तत्व का। और कहा कि जाति, ये कास्ट सेंसस नहीं है, ये क्या है? जातीय गणना सह आर्थिक सर्वेक्षण है। हम कल्याणकारी कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाने के लिए करा रहे हैं, मनसा हमारी वो नहीं है जो आप समझते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए, यह कास्ट सेंसस नहीं है, यह जातीय गणना सह आर्थिक सर्वेक्षण है। एडवोकेट जनरल। तीसरी बात कहा उधर से कि सरकार का निर्णय राजनीतिक प्रेरित से प्रेरित है और राजनीतिक फायदे के लिए सरकार ये सब कर रही है। विरोध में कहा गया, तो सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल ने क्या कहा? तीसरा पॉइंट देखिए, दूसरा तो ये था ना, सामाजिक विभाजन को, कलह को बढ़ाने वाला है, तो उसका काट क्या है इधर? यह सामाजिक विभाजन को बढ़ाने वाला नहीं है,
यह सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने के लिए आयोजित किया गया है। समझ आई बात? दूसरा पॉइंट लिखिए, ये किसका तर्क है? हाँ लिखो, सरकार, लिखिए दूसरा, सरकार का यह कदम सामाजिक विभाजन बढ़ाने वाला नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय को मजबूत करने के लिए प्रायोजित किया गया है। तीसरा तर्क क्या था विरोध में? राजनीति से प्रेरित है। तो सरकार का क्या तर्क है? लिखिए, हर सरकार राजनीति के तहत कार्य करती है। हर सरकार राजनीति के लिए तहत कार्य करती है। चीन अभी बेचैन हो गया है। नाटो प्लस में जो अंदेशा है, चीन बोला है कि नाटो जैसे संगठन एशियाई देशों को हाईजैक कर रहे, किडनैप कर रहा है। मतलब भारत पर ये कमेंट है। एक इन्फो न्यूज अभी देख रहे आया है स्क्रीन पे। हाँ क्या लिखे? राजनीति के तहत कार्य करती है। हर राज्य और केंद्र की सरकार वोट बैंक के लिए ही योजना बनाती है। हर राज्य और केंद्र की सरकार वोट बैंक के लिए ही योजना बनाती है। अरे हर एक राज्य और केंद्र सरकार वोट बैंक के लिए ही योजना बनाती है। हम भी बनाए तो इसमें क्या गलत किए? ये मत लिख दीजिएगा हम भी बनाए। प्रत्येक राज्य और केंद्र सरकार वोट बैंक के लिए ही योजना बनाती है। किसी भी सरकार के कार्यों को वोट बैंक से दूर नहीं कहा जा सकता है। वोट बैंक से दूर नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, अब ये हो गया डायमेंशन। सरकार का क्या तर्क वितर्क। अब ये मुद्दा कहाँ है? अभी कोर्ट में। कब है? 3 जुलाई, यानी आज से 1 महीना लगभग। 1 महीना के बाद हम लोग फिर बात करेंगे। 3 जुलाई को देखेंगे। अब अगर जो इंफॉर्मेशन आएगा, न्यूज आएगा, तो उसको बढ़िया से समझिएगा ना, या किसी नेता का वक्तव्य आएगा तो वो भी समझिएगा ना। अब इधर सुनिए, अगर कोर्ट में रोक लगा दिया जाता है तो क्या होगा? क्या होगा? विशेष कुछ नहीं होगा, जो हो रहा है बिहार में वही होगा। जो होगा सो किसका होगा? पॉलिटिकल लोगों का होगा, पॉलिटिकल पार्टीज का होगा। अगर रोक लगा दिया गया तो फायदा किसको होगा? बीजेपी को। क्या बीजेपी चाहती है कि नहीं हो? बीजेपी को जाति की राजनीति को खत्म करना है, धर्म की राजनीति, ठीक है। और जो क्षेत्रीय पार्टी है, जदयू हो या राजद, वो जाति आधारित राजनीति कर रही है, ठीक है। अब दोनों को, मतलब ये दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। हम लोग मत
हम लोग नहीं कर रहे हैं। जदयू और राजद जैसे पार्टीज का क्या कहना है कि बीजेपी धर्म आधारित राजनीति कर रही है और उसी के कारण कोर्ट में जाति आधारित जनगणना पर रोक लगाया गया है। ठीक है, तो अगर वास्तव में कोर्ट न्यायालय रोक लगा देती है तो एक मुद्दा मिलेगा जदयू और राजद को चुनाव में जाने के लिए। क्या भाइयों और बहनों, ये जो पार्टी है इसके दिखाने के दांत कुछ और खाने के दांत कुछ और है। यह कभी पिछड़ों और दलितों का हितैषी नहीं हो सकती है। ठीक है, हमने तो चाहा था कि पिछड़े और दलितों को हिमालय की ऊंचाई तक ले जाए, लेकिन हमारे भागीरथ प्रयास को इन्होंने मट्टी में मिला दिया। ये हमें मट्टी में नहीं मिलाया है, ये आपके बच्चों की किस्मत को मिट्टी में मिलाया है। बच्चों की किस्मत को मिट्टी में मिलाया है। ठीक है, और लेकिन हम लड़ाई जारी रखेंगे, हम हौसला नहीं हारेंगे। हमें आप फिर से पूर्ण बहुमत दीजिए, अगली बार अध्यादेश के द्वारा हम जाति आधारित जनगणना करवाएंगे। ठीक है, आप हमें साथ दीजिए ताकि हम केंद्र तक जाएं और पूरे देश में जनगणना कराएं, अपने ही राज्य में नहीं, और देश भर के पिछड़े दलितों के लिए काम करें। ये कौन कहेगा? जो बीजेपी है वो जाएगी तो वो क्या कहेगी? वो क्या कहेंगे? भाइयों और बहनों, इनके दिखाने के दांत कुछ और खाने के दांत कुछ है। अभी जो स्थिति है कुछ ही जातियों को फायदा हुआ है। अगर हमारी सरकार रहती तो जाति आधारित जनगणना का जो कदम है कोर्ट में अवरुद्ध नहीं रहता। इन लोगों ने जानबूझकर अटकाया है, ठीक से तर्क नहीं रखा, और ठीक से तर्क नहीं रखते हुए इन लोगों ने पिछड़ों और दलितों के हक को मारने का काम किया है। क्योंकि वास्तव में जो पिछड़े और दलित हैं उन तक आरक्षण का, गणना का लाभ ही ये लोग नहीं चाहते पहुंचाए। 2-3 जातियां हैं जो हाई पिछड़ा नहीं, सत्ता में है, लेकिन अपने को पिछड़ों की राजनीति और पिछड़ों के मसीहा के रूप में प्रस्तुत करती है। नहीं समझे? आप हमें पार्टी वोट दीजिए तो अगली बार न्यायालय में ये कदम न्यायालय के हस्तक्षेप से रुकेगा नहीं। न्यायालय में हम भरपूर प्रयास करेंगे कि जातिगत जनगणना को स्वीकृति मिले। ठीक है, तो ये दोनों तरफ से चलेगा, दोनों अपने अपने अनुसार से। अभी जो रोक लगाया गया तो यही जो मैंने तर्क दिया है वही सब तर्क दिया है। बीजेपी वालों ने कहा कि ठीक से नीतीश सरकार ने ठीक से तर्क रखा ही नहीं है, इसलिए कोर्ट ने रोक लगा। ठीक से रखता तो नहीं होता। आई जानबूझ के चाहती है नहीं हो। ठीक है, जानबूझ के चाहती है नहीं हो, क्योंकि आंकड़ा आएगा तो हो सकता है जिस जाति से ये लोग हैं, समझ रही बात, उनका आंकड़ा कुछ और ही है, उनका आंकड़ा वो है जो ये लोग नहीं चाहते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये उत्तर प्रत्युत्तर आरोप प्रत्यारोप चलेगा। ठीक है, आप लोग सुनिएगा। तो अगर रोक लगा दी जाती है तो दोनों दल अपने, दोनों तरह के लोग, दोनों तरह की पार्टीज, विरोधी और समर्थक, अपने अपने तर्क के साथ 2024 के चुनाव में मैदान में होंगे। तर्क दोनों का होगा। अब फैसला किसको करना है? जनता को, जनता जनार्दन को। क्या? जनता जनार्दन। ये पब्लिक है, सब जानती है। गाना सुने हैं? ये पब्लिक है, सब जानती है। खैर, समाज पर क्या असर पड़ेगा? समाज पर क्या असर पड़ेगा ये छोड़ देते हैं समय के लिए, अभी से अनुमान नहीं लगाते हैं। जो असर पड़ना है वो तो देख ही रहे। ठीक है, तो एक बात ये भी है कि क्या जातिगत जनगणना से जातिवाद खत्म हो जाएगा? जातिवाद खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जड़ से खत्म होना चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि ये मुद्दा जब तक रहेगा तो मेन मुद्दा जो है, मुख्य मुद्दा क्या है? अरे जो भूखा है उसके लिए जाति लेकर क्या करेगा? कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, कोई राजपूत है, कोई बढ़िया है, उसको भूख, उसको किससे? पेट से है ना।
ठीक है, और भूखे की कोई जाति नहीं होती है। तो भूख जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है, गरीबी बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। पूरे देश में सबसे गरीब बिहार, सबसे ज्यादा बेरोजगार बिहार, सबसे ज्यादा बाढ़ प्रवण क्षेत्र, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय, सबसे कम साक्षरता, इतना मुद्दा है यहाँ, सबसे कम औद्योगिकृत बिहार है, सब चीज में हम लोग पिछड़े हुए, इतना मुद्दा भरा पड़ा है। समझ में आई बात। और जाति आधारित अगर जनगणना होती है तो विशेष परिवर्तन अंतर होने वाला नहीं है, जो अब तक देखा गया है। हो सकता है अंतर हो, लंबे समय में हो, ठीक है, फिलहाल तो इसके कोई संकेत दिखाई नहीं पड़ते हैं, क्योंकि जाति आधारित जो भी राजनीति हुई है उसका लाभ सभी जातियों को नहीं मिला है। कुछ जातियां, चाहे दलित हो या पिछड़े हो या अगड़ी जातियां, कुछ जातियों के कुछ परिवारों, कुछ व्यक्तियों तक राजनीति, बिहार की राजनीति सिमट कर रह गई है। कितने परिवार हैं और कितने व्यक्ति हैं जो बिहार की राजनीति करते हैं, चाहे पिछड़े हो अगड़े हो, कितने लोग हैं, गिनती गिन लीजिए, क्या कहते हैं, 4-5 ही होगा ना, उससे ज्यादा, यही 4-5 वाणी विलास करते रहते हैं और लोगों को उलझाते रहते हैं। और बिहार अपनी लौ रौ में चल रहा है, और बिहार के लोग पूरे देश में धक्के खा रहे हैं। कहने वाले कहते हैं, एक बिहारी 100 बीमारी, 2 बिहारी मारा मारी। जबकि कहना चाहिए एक बिहारी 100 पर भारी। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि लोग ये कहे एक बिहारी 100 पर भारी। चलिए तो कंक्लूड करते हैं, क्या होना चाहिए, क्या होना तो क्या चाहिए, जातिवाद के पहाड़ को दशरथ माझी की तरह जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, कुछ कविता लिख लीजिए, अगर लेख आता है तो उसमें लिखने के लिए निबंध जरूर आएगा किसी न किसी रूप में। अगर बिहार लोक सेवा आयोग का मेंस दीजिएगा, निबंध किसी न किसी रूप में आएगा। जाति आधारित जनगणना क्या जातिवाद को खत्म कर देगा, या इसी तरह का स्टेटमेंट दे देगा आपको निबंध लिखना है। अगर नहीं भी आएगा तो भी बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जहां आपको इस पॉइंट को या इस मुद्दे को रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे बिहार की राजनीति में जाति, अब जब आएगा राजनीति में जाति, तो जाति आधारित जनगणना आप छोड़ दीजिएगा, चर्चा नहीं कीजिएगा, कीजिएगा ना, पक्का करना पड़ेगा। नहीं कीजिएगा तो एग्जामिनर सीधे सोचेगा इसको कोई लगता है दुनिया में रहता ही नहीं है, इतना हल्ला हो गया, गंगा में इतना पानी बह गया और उसकी चर्चा भी नहीं किया। तो एक ऐसे का टॉपिक ये भी हो सकता है, राजनीति में जाति, जो बहुत लोकप्रिय टॉपिक है, तो उसमें भी ये जाति आधारित जनगणना की चर्चा करनी पड़ेगी। तो कहीं भी करना पड़े, कुछ ये लिख लीजिए, कविता शायरी, जो मैंने बताया था कि भूमिका आप कोटेशन से या फिर कविता से, शेरो शायरी से शुरू कर सकते हैं, या बीच बीच में भी डाल सकते हैं। तो एक तो वही कि हमारा अंतिम उद्देश्य होना चाहिए जातिवाद को समाप्त करना, ये लास्ट में, और ऐसा समाज हो जो कास्ट लेस हो, क्लास लेस हो, जाति विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना हमारा चरम उद्देश्य होना चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो उसमें क्या देखिए, जातिवाद अगर पहाड़ है तो हमें दशरथ माझी की तरह होना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मत लिखो, रश्मि रथी की लाइन है, क्या क्या बोल रही है वो दशरथ माझी वाला लाइन ना, छोड़ दीजिए।
जब जब लिखना होगा तो याद आ जाएगा। नहीं बोल रहे हैं तो लिखने के लिए ना। अगर मान लीजिए लेख में आए तो वहां जोड़ दीजिएगा तो दमदार लगेगा ना। अपनी पूरी भावना को उड़ेल दीजिए लास्ट में, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। अब इसको मतलब कोई कविता कोई शेरो शायरी किस तरह लिखे ये समझ में होनी चाहिए। अब जबरदस्ती उसमें ठुसाना नहीं है, ठीक है, कि लाइन बड़ा दमदार है तो इसको ठुसा दे, वो जबरदस्ती नहीं करना है, ठीक है। और ये लाइन है जाति के विरोध में, जाति जाति रटते की पूंजी केवल पाखंड। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड। मैं क्या जानूं जाति, जाति है ये मेरे भुजदंड। मैं क्या जानूं जाति, जाति है ये मेरे भुजदंड। ठीक है। और मान लीजिए जाति व्यवस्था पर लिख रहे हैं तो लास्ट में ये लाइन, 4 लाइन बहुत अच्छा रहेगा। नाम के आगे से जात को हटाना है, नाम के आगे से जात को हटाना है। रूढ़िवादी बेड़ियों को तोड़कर दिखाना है। जहां इंसान अपने कर्म से जाना जाए, मुझे ऐसे भविष्य के भारत को बनाना है। ठीक है, ये लास्ट दे सकते हैं, मुझे ऐसे भविष्य के भारत को बनाना है जहां कोई जाति से नहीं जाना जाए। किससे जाना जाए? कर्म से। ठीक है, ये भी दे सकते हैं, पाते हैं सम्मान तपोबल से। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर। सूर, सूर मतलब वीर। जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। केवल कायर क्रूर, जो डरपोक है, क्रूर है, जाति का ये रटता है। और एक जो शुरू में बोले जाति है कि जाति नहीं, शर्म है कि आती नहीं। हाँ, जाति है कि जाति नहीं, शर्म है कि आती नहीं। जाति है कि जाति नहीं, शर्म है कि आती नहीं।
जाती है कि जाती नहीं, शर्म है कि आती नहीं, है दिए में तेल भी मगर एक भी बाती नहीं, जाती है कि जाती नहीं। मत कहो कि मन साफ है, समय के पास माप है, जाति और धर्म के अफीम को कौन है जो चाटी नहीं, जाती है कि जाति। मत कहो कि मन साफ है, समय के पास माप है, माप है, धर्म जाति की यह अफीम, धर्म जाति की यह अफीम किसने यहां चाटी नहीं, जाति है कि जाति नहीं। सुनिए फिर से बोल देते हैं, जाति है कि जाति नहीं, शर्म है कि आती नहीं, दिए में तेल भी है मगर एक भी बाती नहीं, जाति है कि जाति नहीं। मत कहो कि मन साफ है, समय के पास माप है, धर्म जाति की यह अफीम किसने यहां चाटी नहीं, चाटी समझते ना, चाटना, जाति है कि जाति नहीं। हाँ, एक तरफ है धर्म पताका, एक तरफ है जाति गाथा, हमसे खींची जाती नहीं, जाति है कि जाति। एक तरफ है धर्म पताका, एक तरफ है जाति गाथा, अब हमसे खींची जाती नहीं, जाति है कि जाति नहीं। मतलब दोनों धर्म और जाति, अब ज्यादा ढोना नहीं है। हाँ? थोड़ा सा वो हटा दिए हैं जानबूझकर, वर्ड थोड़ा सा सोच के इस्तेमाल करना है। अरे जिसको आंख नहीं है उसको अंधा करने की क्या जरूरत है, सूरदास भी कहा जा सकता है ना। हाँ? चलिए, जाति जाति बहुत हो गया। क्या देखिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मतलब जाति आधारित जनगणना होना चाहिए कि लास्ट में कीजिएगा ना, क्या होना चाहिए। अब आपने देखा कि जातिगत जनगणना ये पॉजिटिव भी है तो निगेटिव भी है, तो क्या होना चाहिए हम लिखाएंगे नहीं, केवल सुन लीजिए। आप ये लिख सकते हैं कि जो सच है उससे अधिक दिनों तक दूर भागा नहीं जा सकता है, सच से पीछा छुड़ाने से समस्या बढ़ती है, समस्या की विकटता कम होती नहीं है। तो जाति आधारित जनगणना से जो सच्चाई आ सकती है उन्हें सामने आने देना चाहिए। इससे अग्रणी जातियों का भी हित हो सकता है और पिछड़ी जातियों का भी, क्योंकि सभी जातियों की गणना होगी, सभी के बारे में पता चलेगा, सत्ता और संसाधन में किसकी कितनी भागीदारी है। ठीक है, तो जाति आधारित जनगणना के जो लाभ हैं उनको देखते हुए
जाति आधारित जनगणना का कार्य संपन्न किया जा सकता है, लेकिन सर्वदलीय सहमति से और पूरी तरह लोकतांत्रिक तरीके से। और जनगणना के जो आंकड़े आते हैं उन आंकड़ों के दुरुपयोग से राजनीतिक दलों को बचना चाहिए। एक तो सीख दीजिएगा ना, माने ना माने, हमारा काम क्या है कि भाई हो जाता है तो होने दीजिए, लेकिन आंकड़ा जो है उसका दुरुपयोग मत कीजिएगा। लास्ट में कहिएगा कि अच्छा तो यह होता कि हमारा समाज, हमारा देश जाति विहीन और वर्ग विहीन होता, तो वो हम लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए, अच्छा तो यह होता कि हमारा समाज जाति विहीन समाज होता। हमारा परम उद्देश्य भी यही होना चाहिए। परम उद्देश्य भी यही होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि राष्ट्रों के समूह में यदि भारत को राष्ट्रों के समूह में गौरवशाली स्थान प्राप्त करना है तो सर्वप्रथम जाति को मिटाना होगा। वस्तुतः हमारे देश में महाशक्ति बनने महानतम राष्ट्र बनने की अपार संभावनाएं हैं। लेकिन जाति व्यवस्था ने इन संभावनाओं को कुंठित कर रखा है। लेकिन जाति व्यवस्था ने इन संभावनाओं को कुंठित कर रखा है। इस व्यवस्था के कारण हमारा देश टुकड़ों में बटा रहा। और हजारों वर्ष तक देश गुलाम रहा। आज भी जाति व्यवस्था हमारी महानता में बाधक है। हमारी महानता में बाधक है। इसे मिटाना ही होगा। इसे मिटाना ही होगा, तभी नियति हमारी मुट्ठी में होगी। तभी नियति हमारी मुट्ठी में होगी। कॉमा, अब लिखिए वही, अगर जातिवाद एक पहाड़ है तो हम भी दशरथ माझी हैं।
याद रहे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हो गया। जाति आधारित जनगणना पर और भी बात करेंगे 3 जुलाई के बाद, ठीक है। तो मेन चैप्टर हम लोग का पॉपुलेशन था, जनसंख्या। एक डायमेंशन ये हो गया, और भी बहुत सारे डायमेंशंस हैं जनसंख्या के जिस पर हम लोग बात करेंगे। वो लाइव नहीं होगा, ठीक है, लाइव क्लास यही इंडिक करते हैं। हो गया ना। अब निबंध भी लिख लीजिएगा ना, आंसर प्लस निबंध प्लस डिस्कशन, हर एक तरह से जो हो सकता था जाति आधारित जनगणना का जो डायमेंशन बता दिया हमने, ठीक है। अब जैसा क्वेश्चन आए, जैसा जीएस का या निबंध का, उस तरह लिखने का प्रयास कीजिएगा।